नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी विज्ञान की मैराथन क्लास दी गई है। इस क्लास से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। जैसा कि आप सभी ने पिछली मैराथन क्लास को देखा होगा, उसमें से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज देखने को मिले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके जितने भी दोस्त मित्र सखा उन सभी को जरूर शेयर करिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यह जो प्रश्न पत्र है आपके एग्जाम में 25 मार्क्स का पूछा जाता है। 25 में से आपको 12 से ज्यादा नंबर लाने रहते हैं। इससे अगर कम नंबर आप लाए तो आपकी बैक 100% लगना तय है। लेकिन उसके लिए मैं यहां पर बैठा हूं। क्लियर? कल भी मैंने बताया था कि जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें जो पहला निर्देश दिए रहते हैं, सबसे पहले निर्देश जो दिए रहते हैं उन्हें आप जरूर पढ़िए। उसमें क्या लिखा होता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें से केवल आपको विकल्प छांटकर ही लिखना है। क्लियर? ना कि आपको पूरा उतार देना। उसके बाद अति लघु प्रश्न जो होते हैं उसमें से आपको केवल ये क्या करना है, 25 शब्दों में लिखने हैं। और जो लघु प्रश्न है उनको आपको लिखना है 75 शब्दों में। कितने शब्दों में? 75 से 80 के करीब लिखना, इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। क्लियर? आपके पास 1 घंटे का टाइम रहता है। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। इसके विकल्प देखेंगे, सरौता, कैंची, नींबू का रस निकालने वाला यंत्र और चिमटा। इन चारों में से जो भी सही है उसे आप नोट डाउन, केवल उसे ही नोट डाउन करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? चिमटा। चिमटा जो होता है वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब इसी से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो लघु से बन सकता है, एक अति लघु प्रश्न से भी बन सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेंगे। ये क्वेश्चन आता कहां से है? क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से कि सरल मशीन क्या होती है, इसके प्रकार बताइए। तो सरल मशीन का एक प्रकार होता है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला क्या होता है? उत्तोलक। दूसरा होता है पेंच। तीसरा होता है झुकातल। चौथा होता है घिरनी और पांचवा होता है पहिया एवं धुरी। ये पांचों आप याद रखेंगे। फिर बात आती है उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक जो होता है एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। क्लियर? समझ में आया कि क्या मतलब? उत्तोलक जो होती है एक मुड़ी हुई छड़ होती है या सीधी मजबूत छड़ होती है। इस क्षण को एक बिंदु से आप घुमा सकते हैं, इसके सापेक्ष घुमा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। ये डिफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तोलक के प्रकार जो होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब बात करते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब जो होता है वह बीच में होता है। एक चीज हर उत्तोलक के बारे में याद रखेंगे, इसमें क्या होता है? आलंब बीच में होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके एक सिरे पर भार और दूसरे सिरे पर आलंब होता है। क्लियर? फिर बात करते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। इसमें बीच में क्या होता है? भार। बीच में क्या होता है? भार होता है। क्लियर? फिर बात करेंगे तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। इसमें क्या होता है? एक सिरे पर आलम, दूसरे सिरे पर भार और बीच में क्या होता है? बल होता है। यह तृतीय प्रकार के उत्तोलक में होता है। अब आप एक बार रिपीट करेंगे। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या बीच में होता है? भार। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बल बीच में होता है। क्या बीच में होता है? बल बीच में होता है। क्लियर? तीनों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बल बीच में होता है। क्लियर? अब सरौता आपका कौन सा
उत्तोलक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि सौरवता जो होता है वह कौन सा प्रकार का उत्तोलक होता है, या द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। कैंची आपकी प्रथम प्रकार की उत्तोलक होती है। नींबू का रस निकालने वाला यंत्र जो होता है वह आपका द्वितीय प्रकार का होता है, और चिमटा तो आपको पता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। कुछ और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जैसे एग्जाम्पल है आपका कलम है, नल की टोटी है, हैंडपंप है, तराजू है आदि। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा, बॉक्स होता है, उसका ढक्कन होता है, ट्राली होता है, किवाड़ होता है, ये सारे क्या होते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। और तृतीय प्रकार में फावड़ा, चाकू, हल, चिमटा आदि। क्लियर? इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। सरल मशीन कितने प्रकार की होती, सरल मशीन क्या होती है, उत्तोलक के प्रकार, बस। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग। पहला विकल्प है टाइफाइड, दूसरा एंथ्रेक्स, तीसरा रेबीज, चौथा पील पांव। तो एंथ्रेक्स जो होता है वह अधपका मांस खाने से मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसांकुर जिसे कहते हैं विली संरचनाएं पाई जाती हैं। विली संरचनाएं कहां पाई जाती हैं, हमारे शरीर में पाई जाती हैं, बट कहां पाई जाती हैं? तो पहला विकल्प देखेंगे क्षुद्रांत, दूसरा यकृत, तीसरा हृदय, चौथा लार ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्षुद्रांत में पाई जाती हैं। रसांकुर जो होते हैं क्षुद्रांत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, कौन सा ऐसा रोग है जिसके लिए एलिसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो पहला विकल्प है कैंसर, दूसरा क्षय रोग, तीसरा एड्स और चौथा टाइफाइड। तो इसका सही आंसर क्या, एड्स। हमेशा याद रखेंगे एड्स, एलिसा से याद रखेंगे कि एड्स होता है। क्लियर? इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला विकल्प रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायमिन। 4 विकल्प आपको दिए गए। तो इसका सही आंसर क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। जो विटामिन सी होता है इसका क्या रासायनिक नाम होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से जो चारों विकल्प दिए गए इसमें से सभी विकल्प का हम देख लेंगे कि रेटिनॉल किसका होता है, कैल्सीफेरॉल किसका होता है, थायमिन किसका होता है। जो रेटिनॉल होता है यह होता है विटामिन ए का। क्लियर? और जो कैल्सीफेरॉल होता है यह होता है विटामिन डी का। और जो थायमिन होता है विटामिन बी का। क्लियर? सारे नाम आपको पता हो गए। तो इससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में लघु, अतिलघु और बहुविकल्पी से पूछे जाते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर बढ़ते हैं अति लघु प्रश्न पर। अति लघु प्रश्न आपको कितने शब्दों में लिखना है, मात्र 25 शब्दों में। ध्यान रखिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा गया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए और इससे होने वाले रोग बताइए। अब ये 25 शब्दों में आपको लिखना है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि 25 ही करने कंप्लीट। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, जस्ट अभी हमने बताया। और इससे क्या कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अब थोड़ा विटामिन बी के बारे में जानकारी ले लेंगे कि विटामिन डी कैसे प्राप्त करें। धूप से, अंडा से, मछली, दूध, दही। सबसे ज्यादा इसके लिए सनशाइन विटामिन बी से कहते हैं। सनशाइन विटामिन बी किसे कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन डी किससे प्राप्त होती है, हमें किससे प्राप्त होती है, धूप, सूरज की रोशनी से। तो याद रखेंगे इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इससे होने वाला रोग रिकेट्स, और इसके सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होती है। क्लियर? अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पिछली वीडियो मैराथन क्लास जो आपको दी गई थी, अगर आप सभी ने देखा होगा, एग्जाम से वापस आने के बाद ने आपने मैच किया होगा, तो आपके कम से कम 20 से 25 नंबर का प्रश्न पत्र उस मैराथन क्लास से आपको देखने को जरूर मिला है। सभी बच्चे कमेंट करके, कॉल करके बता रहे हैं कि हाँ सर, उस मैराथन क्लास से 20 से 25 नंबर का एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसलिए अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पछताने की जरूरत नहीं। अब जो भी मैराथन आपके सामने आ रहे हैं उसे आप जरूर देखकर तभी जाइए, और जितना भी हो सके अपने दोस्त सहपाठी का भी सहयोग करते रहिए, उन्हें भी जरूर शेयर करिए। क्लियर? और इसकी पीडीएफ जो होती है, सभी कमेंट करते हैं कि पीडीएफ सर कहाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम
ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, तुरंत पीडीएफ डाल दी जाती है। क्लियर। और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा या कहीं रॉन्ग दिख रहा है, कुछ आपको लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं हमारे ग्रुप पर मैसेज जरूर डाल दीजिए। क्लियर। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, फसल चक्र क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फसल चक्र क्या होती है? फसल चक्र का मतलब होता है फसल का चक्रण करना। चक्रण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे ऐसे चक्रण करना। तो उसी हिसाब से आप इसकी डिफिनेशन बना लीजिए। क्लियर। तो देखेंगे डिफिनेशन, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया फसल चक्र कहलाती है। क्यों एक फसल के बाद दूसरी फसल ली जाती है? क्योंकि भूमि की उर्वरता नष्ट न होने पाए, इसलिए। तो आपको क्या लिखना है कि किसी खेत में एक निश्चित समय में एक के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्र कहलाती है। क्लियर। बस आपको इतना ही लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीकाकरण क्या है? टीकाकरण क्या होता है? टीका क्यों लगवाए जाते हैं? आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए। क्लियर। आपको ध्यान होना चाहिए ये चीज। टीकाकरण क्या है देखेंगे, उपयुक्त समय पर, टाइम पर, यह चीज आपको याद रखना चाहिए। मान लीजिए रेबीज का टीका है, कोई भी टीका टाइम पर लगवाना चाहिए, टाइम से ना पहले ना बाद में, कि एग्जैक्ट टाइम पर लगवाएंगे तभी वो आपको फायदा करेगा। क्लियर। तो उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। क्या लिखा है? उपयुक्त समय पर। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त समय, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना ही क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। टीकाकरण है। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थों के परिवहन का सर्वमान्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों के परिवहन का सर्वमान्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो मुंशी जी ने 1930। अगर 1930 नहीं याद है कोई बात नहीं, मुंशी जी आप डायरेक्ट लिखिए, मुंशी जी ने किया था। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बखर क्या है? कृषि यंत्र से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। बखर क्या होता है? अगर जो कृषि से रिलेटेड होंगे या कृषि खेती जिनके वहां होती है उन्हें आसानी से पता होगा। तो बखर क्या होता है? यह यंत्र जो लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर के 65 सेंटीमीटर लोहे की चौड़ी पट्टी होती है। अगर आपने फील्ड में देखा होगा स्कूल में कि घास जिससे काटी जाती है, वही एक प्रकार का बखर होता है। यह ऊंची नीची भूमि को बराबर करने, मिट्टी को भुरभुरी करने, कड़ी मिट्टी को पलटने और घास काटने में मदद करता है। देखिए घास काटने में जो घास काटने वाला पीछे से पकड़ के घास काटी जाती है जिससे, वही बखर कहलाता है, वही बखर होता है। देखिए फिगर भी बहुत ईजी है। ये फिगर आप ऐसे बना दीजिए, बन गया फिगर। इसी को आप ये कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए, फिगर आपका तैयार। तो यह 50 से 65 सेंटीमीटर लोहे की चौड़ी पट्टी होती है। इसका काम क्या होता है? ऊंची नीची भूमि को बराबर करना, मिट्टी को भुरभुरी करना, कड़ी मिट्टी को पलटना और घास काटने में मदद करता है। क्लियर, फिगर आपको दिख रहा होगा। क्लियर। नेमिंग करने की कोई जरूरत नहीं, अगर नेमिंग कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छाया और उपछाया को परिभाषित कीजिए। हमारे यहाँ छाया नहीं रहती इसलिए छाया को लेकिन आपको परिभाषित करना जरूर है। छाया जी को परिभाषित करिए और उप छाया को भी परिभाषित करिए। तो छाया क्या होती है? क्लियर, देखिए थोड़ा सा समझिए आप। जब कोई अपारदर्शी चीज है, जैसे लकड़ी का गुटका आपने ले लिया, तो सामने से जब प्रकाश आ रहा है तो उसके पीछे लकड़ी की छाया प्रदर्शित होगी, उसी को छाया कहते हैं। अब इसको लैंग्वेज में देखेंगे। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं, मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है, यहां पर कोई वस्तु रखी गई है, अपारदर्शी वस्तु हो गई, प्रकाश जाने वाला मार्ग, ये प्रकाश जाने वाला मार्ग, तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देता है। अब इधर ये जो होगी वस्तु इस प्रकाश को रोक देगी, जिससे वस्तु का दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। समझ में आया? जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को क्या करती है? आर पार जाने से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरे ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, अर्थात काला क्षेत्र बन जाता है। उसे क्या कहते हैं?
वस्तु की छाया कहते हैं। छाया तो सभी को पता होगा, लेकिन उपछाया के बारे में नहीं ज्यादा पता होता है। उपछाया क्या होती है? वस्तु की छाया का मध्य भाग जो अधिक काला होता है। मान लीजिए ये वस्तु की छाया पड़ रही है, इसका जो मध्य भाग होगा वह अधिक काला होगा और इसके साइड में कम काला होता है। जो बीच में होगा वो ज्यादा काला होगा और साइड में कम काला होगा, उसी को क्या कहते हैं? उपछाया। इस तरीके से समझिए। लैंग्वेज में देखेंगे, वस्तु की छाया का मध्य भाग जो अधिक काला होता है प्रछाया कहलाता है। प्रछाया भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तथा प्रछाया के चारों ओर का समीपवर्ती भाग कम काला होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उपछाया कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? जो मध्य भाग होता है वह बहुत ही काला होता है, उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र होता है वह बहुत ही कम काला होता है, उसे क्या कहते हैं? उपछाया कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? बढ़ते हैं लघु प्रश्न पर, जो आपको 75 वर्डों में मात्र लिखना है। कितने वर्डों में लिखना है? मात्र 75 शब्दों में आपको लिखना है। क्लियर? तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार होता है? यह आपके अति लघु में पूछा जा सकता है और लघु में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिगर से आप समझेंगे, केवल लिखना अपने मन से आपको। सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है? बात करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रहण की। फिगर आप समझिए। यह सबसे पहले इसको समझेंगे कब होता है? अमावस्या के दिन। जब अमावस्या होगी तब होगा सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा। ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? अमावस्या के दिन सूर्य, ये रहा आपका सूर्य, सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो क्या होता है? चंद्रमा की जो छाया होती है वह पृथ्वी पर पड़ने लगती है, इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। समझ में आया? क्लियर? बहुत ही एग्जाम मतलब बहुत ही इजी है। आप मात्र फिगर से समझिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर से आप देखेंगे कि अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे चंद्रमा की छाया देखिए पृथ्वी पर पड़ रही है, तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। क्लियर? अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जब पहले तो इसे ये याद रखेंगे कि होता कब है? पूर्णिमा के दिन होता है। फिर बात करते हैं जब सूरज और चंद्रमा दोनों के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वहां पर क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्लियर? चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी की जो छाया होती है यह किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है, और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में दिखाई नहीं देता है, छुप जाता है। क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब याद रहेगा, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका क्या है? पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर बताइए। अब बात करते हैं कोशिका क्या होती है। आप सभी ने अगर पढ़ा होगा 10th में कि कोशिका क्या होती है, इसके अंतर क्या होता है इसमें, तो आप सभी को याद होगा। कोशिका क्या होती है कि मानव जो शरीर होता है उसमें छोटी छोटी असंख्य जीवित इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। इन इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। एक बार फिर से आप सुनेंगे कि मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं निर्जीव नहीं होती, बल्कि ये शरीर की जीवित इकाई होती हैं। क्लियर? जो कोशिकाएं होती हैं वो निर्जीव नहीं होती, और बल्कि ये हमारे शरीर की एक प्रकार की इकाई होती हैं। ये गति करती रहती हैं, श्वास लेती हैं और अपना पोषण खुद करती हैं, वृद्धि भी करती हैं। तो इनके कार्य थोड़े से देखेंगे कि यह श्वास लेती, गति करती हैं, पोषण करती हैं, अपना व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं और जनन भी करती हैं। तो आपको समझ में आया कोशिकाएं क्या होती हैं? सिंपल सा आप लिख दीजिएगा कि मानव के शरीर में असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से जो मिलकर बनी होती हैं, उन्हीं इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं निर्जीव नहीं होती हैं, बल्कि शरीर की जीवित इकाई होती हैं। ये गति करती हैं, जनन करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण करके वृद्धि करती हैं और व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं। अब बात आती है पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? तो एक तरफ आप डालेंगे पादप और दूसरी तरफ डालेंगे कोशिका।
जो बहुत ही इजी तरीके से आप लिख सकते हैं और समझ में भी एग्जामिनर को आ जाएगा। 2 आपको लिखने, 2 से 3, इससे ज्यादा आप लिखने की कोशिश मत करिएगा। पादप कोशिका की बात करते हैं। जो पादप कोशिका होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। एक तरफ आप लिखिए पादप और दूसरी तरफ लिखिए जंतु कोशिका। रुकिए जरा, इधर हो जाएगा आपका पादप, बीच में लाइन खींचेंगे, इधर आप लिखेंगे जंतु कोशिका। ठीक, पादप में क्या लिखेंगे, पादप में लिखेंगे सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, और इधर क्या लिखेंगे, इधर उपस्थित होते हैं। हो गया एक पॉइंट। दूसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य में जो पादप होते हैं उसके कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। क्लोरोफिल युक्त हरे लवक हरित लवक कहलाते हैं। जो पादप होता है, पादप मीन्स पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो इसके कोशिका द्रव्य में लवक पाए जाते हैं जो हरे रंग के होते हैं, हरे लवक कहलाते हैं। क्लियर। इसमें जो जंतु कोशिका में होता है, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसके चारों ओर सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में चारों ओर इसकी सेलुलोज से बनी एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें नहीं होती। क्लियर। 3 पॉइंट आपके हो गए। एक बार और समझेंगे स्पीड में कि कोशिका क्या होती है। मानव शरीर की असंख्य छोटी छोटी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो ये इकाइयां होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये निर्जीव नहीं होती हैं, बल्कि शरीर की जीवित इकाई होती हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं, जनन भी करती हैं और अपना पोषण कर वृद्धि भी करती हैं। फिर बात आती है इसमें अंतर क्या होता है, तो एक तरफ आप डालेंगे पादप कोशिका और एक तरफ डालेंगे जंतु कोशिका। क्लियर। इसमें आप लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था सेंट्रोसोम सेंट्रियोल इधर नहीं पाए जाते हैं और इधर उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं, और क्लोरोफिल युक्त जो लवक होते हैं हरे लवक कहलाते हैं। पादप है तो हरे लवक होते हैं, इसमें इसका अभाव होता है, लवक नहीं पाए जाते। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसके चारों ओर एक सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें अभाव होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के दांत मानव में पाए जाते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके नाम और इसके कार्यों का वर्णन करना है आपको। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में मत करिएगा। देखेंगे मनुष्य के दांत क्या होते हैं, क्या कार्य होता है, देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य में जीवन में दांत दो बार निकलते हैं, ये प्रकार नहीं होते हैं। अगर आपसे प्रकार पूछा जाता है तो ये आपके प्रकार नहीं होते हैं। सबसे पहले अगर वर्णन की बात की जा रही है तो आप थोड़ा सा लिख देंगे कि मनुष्य के जीवन दांत जो होते हैं 2 बार निकलते हैं। एक होते हैं दूध के दांत और दूसरा होता है स्थायी दांत। दूध के दांत मतलब अस्थायी दांत और स्थायी दांत। दूध के दांत जो होते हैं इनकी संख्या 20 से 28 होती है। कितनी होती है? 20 से 28 होती है। ये दांत जो होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे, ये दांत बालक की 7 से 8 माह की आयु से लेकर के 2 से 3 वर्ष तक निकलते रहते हैं। क्लियर? फिर ये 7 से 8 साल के बाद से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा क्या आता है? स्थायी दांत। स्थायी दांत जो होते हैं 16 एक तरफ 16 दूसरी तरफ, 32 टोटल दांत होते हैं, जो कब आना स्टार्ट होते हैं? 7 से 8 वर्ष की आयु के बाद से आना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था तक निकलते रहते हैं। इसे अन्न के दांत भी कहते हैं। अन्न के दांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अन्न का सेवन करने लगता है बच्चा, इसलिए इसे अन्न के दांत भी कहते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा आप लिख देंगे कि स्थायी दांत और अस्थायी दांत क्या होता है। अब बात आती है दांत के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट होता है, दांत के प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्लियर? कृतनक या छेदक दांत, रत्नक या भेदक दांत, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंग्लिश में जिनको इंग्लिश में इजी लग रहा है तो इंग्लिश में सुनेंगे, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर? जो कृतनक होते हैं दांत, चलिए फिगर देखते हैं। जो कृतनक दांत होते हैं ये धारदार होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
अब धारदार होते हैं तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे, ये इनका कार्य हो गया। क्लियर? आपको याद रखना है जो कृंतक दांत होते हैं ये धारदार होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है और ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। बात करते हैं केनाइन की, मतलब रत्नक या भेदक दांत। इनकी संख्या कितनी होती? ऊपर वाले की संख्या 4 होती, इनकी संख्या 2 के पेयर में होती। क्लियर? इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये दांत क्या करते हैं? छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे और नुकीले होते हैं। जो छेदक दांत होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होते हैं? लंबे और नुकीले होते हैं। देखिए फिगर बना हुआ है, लंबे और नुकीले होते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। भेदक मीन्स फाड़ने का काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? अग्रचवर्णक दांत। अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं इनके दांतों के सिरे जो होते हैं नुकीले होते हैं। देखिए थोड़ा सा नुकीला होता है, परंतु केनाइन के जो दांत होते हैं, केनाइन दांत होते हैं मतलब रत्नक दांत होते हैं, उनकी अपेक्षा कम होते हैं नुकीले। याद रखेंगे इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को कुचलना। चवर्णक की बात करते हैं। चवर्णक दांत जो होते हैं ये मुख में पीछे की ओर होते हैं और आकार में चौकोर होते हैं। क्लियर? इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना। सबसे मजबूत दांत होते हैं चवर्णक। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 और 6। एक बार देखेंगे, कृंतक या छेदक दांत जो होता है 4 के पेयर में होते हैं। रत्नक या भेदक दांत जो होता है 2 के पेयर में होते हैं। अग्रचवर्णक जो होते हैं 4 के पेयर में होते हैं और चवर्णक जो होते हैं 6 के पेयर में होते हैं। तो आपका फार्मूला क्या बना? 42 और 46। क्लियर? इस तरीके से आप याद रखेंगे। टोटल हमारे दांत कितने होते हैं? 32 याद रखेंगे। फिगर आप बना देंगे तो और अच्छी बात है। कृंतक दांत जो होते हैं धारदार होते हैं। रत्नक दांत जो होते हैं भेदक लिखा है तो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक जो होते हैं नुकीले तो होते हैं लेकिन रत्नक से थोड़ा कम। धारदार जो होते हैं पीछे पाए जाते हैं और चौकोर होते हैं। देख रहे हैं आप फिगर में। क्लियर? अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बन जाता है और हम बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाते हैं, जिससे आपके एग्जाम में 100% 20 से 25 नंबर का जरूर देखने को मिला पिछले पेपर में। तो बहुत खुशी हुई। यह पेपर भी आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर आपको दिखाएगा कि हाँ 10 से 15 क्वेश्चन इससे आए। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या है? मानो कि उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये अति लघु में पूछा जा सकता है कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, बस उसके बाद वर्णन की बात तो करेंगे तो लघु प्रश्न में ही करेंगे। तो बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन मीन्स होता है त्यागना। तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि उत्सर्जन उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उसके फलस्वरूप जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके जो फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, मलमूत्र बनते हैं, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। जो इस कार्य में भाग लेते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक, इतना आपको अगर अति लघु में आया तो इतना ही लिखना है। बात करते हैं लघु प्रश्न की कि इसके मानव का उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। चलिए वर्णन करते हैं। फिगर बहुत ही इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। हमारे फिगर में मत जाइएगा, इसलिए आसानी से आप फिगर बना लीजिए। मैं बनाऊंगा नहीं, बना दिया पहले ही। बात करते हैं इसके अंग की। तो मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो उत्सर्जन अंग का कार्य करते हैं। ये एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो उत्सर्जी अंग होते हैं। वृक्क के साथ साथ कई सारे उत्सर्जन अंग होते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। क्लियर? अब बात करते हैं, वर्णन करना है तो वृक्क का आप वर्णन करेंगे। ये आपका वृक्क का फिगर बना हुआ है। अब वृक्क के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। अब सबसे पहले लिखेंगे मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी दिख रहे हैं, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये वृक्क पाए किधर जाते हैं? कशेरुक दंड के इधर उधर। क्या लिखेंगे? कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होते हैं। दाहिना वृक्क जो होता है बाएं वृक्क की अपेक्षा बड़ा होता है। दाहिना वृक्क देखिए बाएं वृक्क की अपेक्षा बड़ा होता है, दिख रहा है? ठीक, फिर आगे क्या बात करेंगे कि प्रत्येक वृक्क जो होते हैं किस रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के। प्रत्येक वृक्क आपका गुलाबी रंग का होता है। सेम के बीज के आकार के होते हैं। देखिए सेम के बीज के आकार के होते हैं और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे, 5 सेंटीमीटर चौड़े,
क्लियर, और 2.5 सेंटीमीटर मोटे। कितने सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर मोटे। तो आपको याद कैसे रखना है? 10 सेंटीमीटर लंबा, इसका आधा करेंगे 5 सेंटीमीटर चौड़ा, इसका आधा करेंगे 2.5 सेंटीमीटर मोटा। याद आ जाएगा? क्लियर, बहुत ही इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं। इसका वजन 160 ग्राम होता है। कितना होता है? 160 ग्राम होता है। क्लियर। वृक्क का बाहरी भाग उत्तल और आंतरिक भाग अवतल होता है। अवतल भाग की तरफ एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हाइलस कहते हैं। इसके अंदर वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। अब एक आसान भाषा में मैं आपको स्पीड में समझा दे रहा हूं। वृक्क का वर्णन करेंगे आप जब, तो क्या लिखेंगे कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो कशेरुक दंड के इधर उधर पाए जाते हैं। दाहिना वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा बड़ा होता है और कुछ नीचे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क गुलाबी रंग के होते हैं, सेम के बीज के आकार के होते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, इसका आधा करेंगे 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका वजन लगभग 160 ग्राम होता है। इसका बाहरी भाग उत्तल होता है और आंतरिक भाग अवतल होता है। अवतल भाग की तरफ एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हाइलस कहते हैं। इसके अंदर वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। 2 लाइनें अगर लास्ट वाली नहीं लिखनी तो मत लिखिएगा, कोई बात नहीं। क्लियर, समझ में आए? इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित आहार किसे कहते हैं, क्यों लेना आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी अति लघु लघु में देखने को मिल जाता है। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है, वही क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्लियर। अब संतुलित आहार हमें क्यों लेना चाहिए, अब बात करते हैं किस मतलब इसमें कौन कौन से आहार पाए जाते हैं, क्यों आवश्यक है, ये सारी बातें देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन बात करते हैं। संतुलित आहार का अभिप्राय उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से होती। क्यों आवश्यकता पड़ती भाई? तो ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सुरक्षा हेतु। अब इसकी आवश्यकता क्यों लेती भाई, क्यों चाहिए हमको संतुलित आहार, उसका तो आंसर चाहिए। तो शरीर के निर्माण के लिए, ऊर्जा के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सुरक्षा हेतु। अब थोड़ा सा ये लघु प्रश्न में आया है तो थोड़ा सा विस्तार कर देंगे। बात करते हैं, इसलिए हमारा आहार जो होता है शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्लियर। अब क्या बात करते हैं कि संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, ये तो आपको पता हो गया। फिर थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देंगे कि व्यक्ति जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के पश्चात भी आवश्यक नहीं कि संतुलित हो। मान लीजिए आपने भोजन ग्रहण किया, आपका पेट भर गया, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें सारा संतुलित भोजन हो। यदि आहार में ऊर्जा है तो आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में नहीं है और उसमें तत्वों का अभाव है तो आपका संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। इसलिए आहार जो आप ले रहे हैं उसमें सारे संतुलित पौष्टिक तत्व होने चाहिए जिससे आपके शरीर क्रियाशील रहे। क्लियर। इतना आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर पक्का। एक बार और सुन लेंगे स्पीड में कि संतुलित आहार का अभिप्राय उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर की आहार की आवश्यकता किन कारणों से होती है? निम्न कारणों से होती है। ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सुरक्षा हेतु। अतः हम कह सकते हैं कि वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, वही संतुलित आहार कहलाता है। व्यक्ति जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के पश्चात भी आवश्यक नहीं कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा है तो आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में हैं, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा।
इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा, लेकिन व्यक्ति कमजोर व थकावट का अनुभव करेगा। पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर हष्टपुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि की गति कम हो जाएगी, शरीर रोगों का शिकार हो जाएगा। इसलिए हमें संपूर्ण संतुलित आहार लेना चाहिए। आप आसान भाषा में लिख सकते हैं 75 वर्डों में। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संभारिक और समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? संभारिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार समान। देखिए संभार तो संभारिक जिसके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, संभारिक कहलाते हैं। क्लियर? आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के तीनों संभारिक हैं। इन तीनों के परमाणु भार 40 हैं। तीनों के परमाणु भार तो समान है, लेकिन इनकी परमाणु संख्याएं क्रमशः 18, 19 और 20 होती हैं। तो आपको समझ में आया संभारिक क्या होता है? जिनके भार क्या हो? समान हो, परमाणु संख्याएं अलग अलग हो। आप एग्जाम्पल लिख देंगे, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम के भार तो समान है 40 हैं, लेकिन इनका परमाणु संख्याएं 18, 19, 20 हैं, अलग अलग हैं। फिर बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? जिसका द्रव्यमान भिन्न हो और परमाणु संख्याएं समान हो। मतलब कह सकते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान भिन्न किंतु परमाणु संख्याएं समान हो। संभारिक में समान भार हो, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक कहलाता है। क्लियर? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। तीनों समस्थानिक का आप एग्जाम्पल लिख देंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। 1H1, 1H2, 1H3। क्लियर? फिर लास्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में टिप्पणी दीजिए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में टिप्पणी दीजिए। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, परिभाषा में बता दे रहा हूं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु रचना में कोई अंतर नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसके गुण, रंग, अवस्था सभी में चेंज हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पानी से बर्फ, वाष्प में बदलना। क्लियर? फिर बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि इसमें क्या होता है? पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, अवस्था आदि सभी कुछ परिवर्तित हो जाता है, साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध का दही, देखिए इसके गुण दूध के सारे बदल गए किसमें? दही में। क्लियर? पदार्थ जल गया, कागज मान लीजिए जला दिया तो कागज से तुरंत राख में परिवर्तित हो गया, ये दोबारा से इसमें नहीं आएगा। तो इसमें पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, साथ ही पदार्थ की रचना भी बदल जाती है। क्लियर? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? इसमें पदार्थ के रंग, अवस्था, गुण, आकृति परिवर्तन हो जाता है, परंतु रचना में कोई अंतर नहीं है। ऊपर भौतिक परिवर्तन में रचना में कोई अंतर नहीं आता है और रासायनिक परिवर्तन में इसमें रचना पूर्ण रूप से बदल जाती है। इतना सा डिफरेंस है। क्लियर? याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो जो मैराथन क्लास थी उस क्लास से 20 से 25 नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी वो पछता रहे होंगे। इसलिए इस क्लास को जरूर आप, जितने भी आपके सहपाठी हैं, दोस्त, मित्र, याद, सगा हैं, सभी को जरूर शेयर करिए, जिससे उनका भी लाभ हो। इस क्लास से मैं गारंटी लेता हूं 10 से 20 नंबर या 15 नंबर के आसपास 100% चांस है फंसने। अगर नहीं आया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।